Okay, see, in the last lecture, we started with the atomic model. Atomic model means what? कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, मतलब एटम्स में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेंगे या प्रोटॉन्स कहाँ पे रहेंगे उसके बारे में. तो सबसे पहले हम लोग ने मॉडल देखा था जे थॉमसन मॉडल. तो जे थॉमसन हैज सेड दैट the atom has a spherical shape. He is the first person who said atom has a spherical shape and the radius of the atom is about 10 raised to power minus 10 meter. Second point, he said in the atom the positive charge is uniformly distributed. Okay, मतलब positive charge जो है वो atom में सब जगह spread हुआ रहेगा and the electrons are embedded into it. मतलब electrons से ऊपर ऊपर लगे हुए रहेंगे and also embedded what uniformly. मतलब एटम का पूरा स्पेस किसने ऑक्यूपाई किया रहेगा, पॉजिटिव चार्ज ने, और बीच बीच में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. लाइक स्ट्रक्चर कैन बी कॉल्ड एज अ वाटर मिलन मॉडल, स्ट्रक्चर कैन बी कॉल्ड एज अ प्लम पुडिंग मॉडल, and it can be also called as a resin pudding model, the name given to it, correct? And one more point, they also said that the mass of atom is assumed to be uniformly distributed. मतलब एटम का जो मास है वो पूरे एटम में सब जगह डिस्ट्रीब्यूट है. मतलब एटम का मास कोई एक जगह पे या सेंटर पे या कॉर्नर पे नहीं, एटम का मास जो है वो यूनिफॉर्मली पूरे एटम में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. मतलब एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स रहेंगे या एटम्स के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज रहेंगे. मतलब एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो टिल हियर वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर जो थॉमसन का मॉडल था. नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल हियर एंड द नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल इज Rutherford's atomic model. The next atomic model is Rutherford atomic model. Now, what is its model here? The first thing is what? Rutherford has performed one experiment. So first we'll say like Rutherford's experiment. Rutherford's experiment. Now, what is Rutherford experiment here? See, Rutherford has taken one box. The box, normally we can say here the box is made up of lead box, and in its cavity they have kept here radioactive material. So this is here we are having radioactive, or I can say here source of अल्फा पार्टिकल. सोर्स ऑफ मतलब यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है. यहाँ पे हम लोगों ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोल सकते हो या रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोल सकते हो रखा हुआ है. and that element is able to emit which particle, alpha particle, because you know in the one of the last lecture हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी एलिमेंट अगर रेडियो एक्टिव रहेगा तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन emit which radiation, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज. तो सिमिलरली यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या एमिट कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहे हैं. वी अलाउ दिस अल्फा पार्टिकल टू पास थ्रू गोल्ड फॉइल, मतलब यहाँ पे प्लेट लगा है, प्लेट. दिस इज कॉल्ड एज अ स्लिट. स्लिट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे रेज आ रहे हैं और हमें इतने सारे रेज नहीं चाहिए, हमें बहुत कम नैरो बीम चाहिए, नैरो बीम, बिकॉज ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये बहुत सारे रेज एमिट करेगा, बट हमें सारे रेज की जरूरत नहीं है, हमें थोड़े बहुत बहुत कम रेज चाहिए. तो इसलिए यहाँ पे हमने स्लिट लगा के रखा ताकि बहुत कम रेज यहाँ से पास होके, एंड देन वी अलाउ दिस रेज टू फॉल ऑन
here we have taken a gold foil. We have taken here gold foil, मतलब gold का पतरा बोल सकते हो, gold foil. And the gold foil has a thickness of 100 nanometer. ये जो gold foil है उसका thickness कितना दिया हुआ है? 100 nanometer. And you know how much 100 nanometer? मतलब अगर मुझे नैनोमीटर मीटर में कन्वर्ट करना रहेगा तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. मतलब एकदम पतला सा, एकदम बहुत थिन गोल्ड फॉइल है. And then this gold foil is surrounded by the gold foil. This is the gold foil, and the gold foil is surrounded by fluorescent zinc sulfide screen. फ्लोरोसेंट मतलब ये जो हमारा स्क्रीन है उसे हम लोगों ने अंदर के साइड से किसका कोटिंग किया हुआ है? जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया हुआ है. जिंक सल्फाइड का कोटिंग क्यों दिया हुआ है? बिकॉज हमें मालूम है कि जिंक सल्फाइड एक्ट एज अ फ्लोरोसेंट मटेरियल है. जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट मटेरियल है. बिकॉज हमें मालूम है कि अगर यहाँ पे कोई भी रेज अगर स्ट्राइक करेगा तो दिस पार्ट विल ग्लो, ये पार्ट ग्लो होगा. एंड जिंक सल्फाइड का पार्ट ग्लो करता है, सो इट इज कॉल्ड एज अ फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन. I'll repeat, एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ. देखो सबसे पहले एक डायग्राम है. क्या डायग्राम है? देखो यहाँ पे लेड का एक बॉक्स है. लेड के बॉक्स के अंदर हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है. रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसे बोलते हैं? जो एलिमेंट अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज एमिट कर सकता है उन्हें हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट. और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब ऑफकोर्स अभी क्या एमिट कर रहा है? अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है. ये बहुत सारे अल्फा पार्टिकल एमिट कर, लेकिन हमें सारे अल्फा पार्टिकल की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे एक स्लिट लगा के रखा. स्लिट मतलब ताकि बहुत कम रेज पास हो. एंड देन आई अलाउ द रेज टू फॉल ऑन द गोल्ड फॉइल. ये रेज किसके ऊपर आके गिरेंगे? गोल्ड फॉइल के ऊपर. और गोल्ड फॉइल का थिकनेस कितना दिया हुआ है? 100 नैनोमीटर. और देन दिस फॉइल इज सराउंडेड बाय अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन. And the screen is made up of what? Zinc sulfide. ये हमारा स्क्रीन जो है वो जिंक सल्फाइड से बना हुआ है. ये रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है. करेक्ट, रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट. ना आफ्टर रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, अभी रुदरफोर्ड के बारे में हमें क्या लिखना है? रुदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया? सो ऑब्जर्वेशन. सो व्हाट ही ऑब्जर्व? सो इट इज ऑब्जर्व अभी रुदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्वेशंस किए वो हमें देखना है. रुदरफोर्ड के मतलब ये रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप था. ओके, अभी हमें क्या देखना है आगे कि उन्होंने क्या, उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया. क्या ऑब्जर्व किया? सबसे पहले उन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन था मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passed through gold foil without डिफ्लेक्शन. सबसे पहले उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? देखो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल मतलब यहाँ से सोर्स था. सोर्स में क्या बाहर निकल रहे थे? अल्फा पार्टिकल बाहर आ गए, या अल्फा पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद इजीली ऐसे पास हो रहे थे. अल्फा पार्टिकल इजीली मेनी अल्फा पार्टिकल से इजीली पास हो रहे थे. ओके, so most of the alpha particle passed through the gold foil without any deflection. मतलब बहुत सारे रेज एक गोल्ड फॉइल जो से इजीली पास हो गए, मतलब क्रॉस कर गए. और हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमें यहाँ पे बार बार क्या मिल रहा था? टाइनी फ्लैश मिल रहा था. यहाँ पे बार बार फ्लैश प्रोड्यूस हो रहा था. मतलब हमने रेज इनविजिबल है, रेज हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हमें यहाँ पे बार बार एक फ्लैश दिखाई देता है. अगर हमें कंटिन्यूसली यहाँ पे फ्लैश दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उन्होंने क्या कंक्लूड किया
कि बहुत सारे रेज स्ट्रेट जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे रेज गोल्ड फॉइल से पास हो रहे हैं, मतलब दे आर नॉट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, करेक्ट। तो ये उनका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था। So most of the alpha particle pass through a gold foil without any deflection. What is second point he has observed? उन्होंने second point क्या observe किया? Few alpha particle was deflected through a small angle less than 90 डिग्री। सेकेंड पॉइंट ऑब्जर्व, मतलब पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि बहुत सारे रेज स्ट्रेट जा रहे थे, मतलब डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। लेकिन उसके बाद और उन्होंने क्या, सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था, फ्यू अल्फा पार्टिकल, मतलब बहुत कम अल्फा पार्टिकल बोल सकते हैं, फ्यू अल्फा पार्टिकल was deflected through the angle, small angle, and angle कितना था, less than 90 डिग्री था। मतलब बहुत सारे, मतलब बहुत, ये अगर हमारा रेज स्ट्रेट आ रहा है ये थोड़ा इधर चला जाएगा, या रेज अगर स्ट्रेट है तो यहाँ पे थोड़ा चला जाएगा। मतलब इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा ये स्ट्रेट था तो यहाँ पे थोड़ा डिफ्लेक्शन हो रहा था, लेकिन डिफ्लेक्शन कैसा था, लेस देन 90 डिग्री था। मतलब मोस्ट ऑफ द रेज तो स्ट्रेट चले गए, लेकिन बहुत सारे रेज क्या हुए, दे गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू अ स्मॉल एंगल लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब कैसे मालूम है कि अगर हम लोगों ने, अगर एक नंबर अगर आप चाहिए तो 1 आउट ऑफ 8000 रेज, 1 आउट ऑफ 8000, मतलब अगर हम लोगों ने 8000 अल्फा पार्टिकल अगर पास कर दिए तो आउट ऑफ 8000 1 अल्फा पार्टिकल विल शो डिफ्लेक्शन बाय द एंगल लेस देन 90। मतलब बहुत, मतलब 8000 में एक डिफ्लेक्ट होगा, और वो भी कितना, बाय द एंगल लेस देन 90 डिग्री। ओके, ये उनका सेकेंड ऑब्जर्वेशन था। थर्ड ऑब्जर्वेशन, अ वेरी फ्यू, यहाँ पे फ्यू था, यहाँ पे वेरी फ्यू, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, was deflected by a large angle greater than 90 डिग्री। मतलब लार्ज एंगल मतलब कैसे हुआ, वेरी फ्यू, मतलब कुछ रेस क्या हो रहे थे यहाँ पे, यहाँ तक स्ट्रेट आ गया और उसके बाद उनका यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ, इधर डिफ्लेक्शन, बस ये हमारा 90 डिग्री एंगल है तो 90 मतलब मोर देन 90 डिग्री, तो वेरी फ्यू, लेकिन बहुत कम। सम ऑफ द रेज और वेरी फ्यू रेज गॉट डिफ्लेक्टेड बाय द एंगल। देखो ये एंगल है, यहाँ पे स्ट्रेट जाना चाहिए लेकिन स्ट्रेट नहीं जा रहा था, ये एंगल बढ़ गया, करेक्ट, मोर देन 90 डिग्री। यहाँ पे अगर है तो ये मोर देन 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे हमें बहुत कम फ्लैश दिखाई दिया। तो व्हाट दे ऑब्जर्व कि वेरी फ्यू अल्फा particle was deflected by the large angle greater than 90 डिग्री। ओके, और कितने, अगर आप काउंट करने जाओगे तो यहाँ पे आएगा 1 आउट ऑफ, ये नंबर ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, खाली जो आपको आइडिया आना चाहिए, इसीलिए मतलब अगर हम लोगों ने 30,000 रेज अगर पास कर दिए, अगर हम लोगों ने 30,000 अगर रेज पास कर दिए तो 30,000 में से एक रेज क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा बाय एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, बाय एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, 1 आउट ऑफ 30,000। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन, दैट इज अ वेरी फ्यू, देखो मैंने कैसे सेंटेंस लिखा है, यहाँ पे फ्यू लिखा है, यहाँ पे वेरी फ्यू लिखा है, और यहाँ पे वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स
alpha particles was deflected through an angle of 180 डिग्री। मतलब वेरी वेरी फ्यू, मतलब बहुत बहुत कम रेज जो थे वो कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, 180। मतलब कैसे मालूम है कि यहाँ पे रेज आ गया, स्ट्रेट रेज आ गया और इधर स्ट्राइक करने के बाद इमीडिएटली वापस चला गया, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एज 180 डिग्री। मतलब रेज यहाँ पे आने के बाद अटैक कर दिया और यहाँ पे वापस डिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ पे हमें टाइनी फ्लैश इधर मिला यहाँ। ओके, तो बहुत, लेकिन हमको बहुत फ्यू, मतलब अगर आपको नंबर बोलना चाहेगा तो कितना आएगा मालूम है नंबर? आई कैन से हियर 1 आउट ऑफ 10 मिलियन, 1 आउट ऑफ 10 मिलियन। मतलब अगर आप 10 मिलियन अल्फा रेज अगर पास करोगे तो 10 मिलियन में से एक अल्फा पार्टिकल क्या होगा, विल बी डिफ्लेक्टेड बाय द एंगल ऑफ 180 डिग्री। ये रुदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशंस थे, करेक्ट। क्या क्या उनके ऑब्जर्वेशन थे देखो एक बार। अगर हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल अगर यहाँ से पास कर दे और अगर अल्फा पार्टिकल को अगर गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक कर दिया तो व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। मतलब मेजॉरिटी रेज यहाँ से पास हो गए, मेजॉरिटी इजीली, मतलब कोई भी किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, करेक्ट। सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि फ्यू रेज, मतलब बहुत कम रेज, फ्यू रेज डिफ्लेक्ट हो गए थे। कितने डिफ्लेक्ट हुए थे? बाय द एंगल लेस देन 90 डिग्री, बाय द एंगल लेस देन 90 डिग्री, मतलब 1 आउट ऑफ 8000। बाद में वेरी फ्यू रेज हैव गॉट डिफ्लेक्टेड बाय अ लार्ज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब वो भी कितने थे? 1 आउट ऑफ 30,000। मतलब 30,000 अगर रेज पास करोगे तो एक रेज मोर देन 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रहा था। और a very very few rays got deflected by the angle of 180 degrees, 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। मतलब वो भी कितना था? 1 आउट ऑफ 10 मिलियन। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 10 मिलियन रेज अगर पास कर दिए तो 10 मिलियन में से एक वापस जा रहा था, तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था। ओके, तो दिस इज रुदरफोर्ड ऑब्जर्वेशन। एक बार रीड कर दो आप। Most of the alpha particle passed without any deflection. Few alpha particles got deflected by the angle less than 90 degree. A very few alpha particles got deflected by the large angle greater than 90 degree. And a very very few alpha particles was deflected through an angle of 180 degree. 1 out of, ये उनके ऑब्जर्वेशंस थे। देखो हमने उनका एक्सपेरिमेंट देखा, बाद में हमने उनको ऑब्जर्वेशन देखा, फिर उसके ऊपर उन्हें उनका कंक्लूजन निकाला। उनका कंक्लूजन क्या? तो आई गो फॉर द नेक्स्ट हेडिंग, रुदरफोर्ड्स कंक्लूजन। The second heading I will have over here as Rutherford's conclusion. Rutherford conclusion. What is Rutherford conclusion? देखो, मतलब उनके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना कंक्लूजन क्या निकाला। देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे बहुत सारे रेज इजीली पास हो रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द रेज इजीली पास हो रहे हैं। इसका मतलब एटम के अंदर, देखो यहाँ पे एटम्स है, ये एटम्स है, एटम के अंदर लार्ज एम्प्टी स्पेस। अगर आप कोई भी एटम अगर लोगे तो एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस एम्प्टी है और बहुत सारा स्पेस एम्प्टी है, इसलिए रेज इजीली क्या हो रहे, पास हो रहे, करेक्ट। So what is the first conclusion he has got? The first point, the atom consists of large empty space. Atom consists of large empty, मतलब एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस एम्प्टी है, एम्प्टी स्पेस,
एम्प्टी का मतलब एटम इज एक्सट्रीमली हॉलो। अगर आपको डायग्राम बता दो कि अगर यहाँ पे एटम्स है तो यहाँ पे, यहाँ से रेस जा रहा है, यहाँ से रेस जा रहा है, यहाँ से रेस जा रहा है, मतलब एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस एम्प्टी है, तो एटम इज व्हाट, एक्सट्रीमली हॉलो इन नेचर। ओके, ये उनका कंक्लूजन क्यों निकाला? क्योंकि उन्होंने बोला था कि एटम से बहुत सारे रेस पास हो रहे थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस एम्प्टी था। ओके, सेकेंड कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला, देखो सेकेंड कंक्लूजन, सेकेंड पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो अल्फा रेस है यहाँ पे आ रहे हैं और इसके बाद डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब मे बी बाय एंगल लेस देन 90 डिग्री, मे बी बाय द एंगल मोर देन 90 डिग्री, और मतलब एंगल डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यह डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल जो है उनका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है पॉजिटिव। तो अगर ये रेज हमारे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो एटम्स है, ये एटम्स के अंदर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एटम के अंदर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, तो ये डिफ्लेक्ट हो गए ना, तो डिफ्लेक्ट नहीं होते। तो अगर ये रेज डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे एटम्स के अंदर के, अगर हमारे एटम्स है तो एटम्स के अंदर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इसीलिए अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे, डिफ्लेक्ट हो रहे। मतलब अल्फा पार्टिकल जो है वो अपना पाथ क्यों चेंज करे, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट क्यों हो रहे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव है, तो एटम के अंदर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसीलिए अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे। करेक्ट। व्हाट इज सेकंड पॉइंट वी कैन से हियर, द पॉजिटिवली चार्ज, the positively charged alpha particles get positively charged alpha particle get repelled and deflected. The positively charged alpha particles get repelled and deflected. मतलब पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, रिपेल्ड भी हो रहे और डिफ्लेक्ट भी हो रहे इन द एटम, तो इसका मतलब तुमने क्या कंक्लूजन लिखा, दैट देखो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, रिपेल्ड भी हो रहे थे, डिफ्लेक्ट भी हो रहे थे। सो Rutherford called these positively charged space of atom as न्यूक्लियस। यस, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी था, क्योंकि थॉमसन ने क्या बोला था कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो सब जगह स्प्रेड हुआ है, लेकिन रुदरफोर्ड ने बोला कि नहीं, एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, एंड दैट पॉजिटिव चार्ज ही कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस रुदरफोर्ड ने डिस्कवर किया, मतलब द पॉजिटिवली चार्ज जो अल्फा पार्टिकल्स है वो रिपेल्ड भी हो रहे, डिफ्लेक्ट भी हो रहे, इसका मतलब एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, और एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको उन्होंने नाम क्या दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। मतलब एटम के अंदर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज है, एंड द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम कैन बी कॉल्ड एज व्हाट, न्यूक्लियस। ओके, उसके बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन उनका था, थर्ड कंक्लूजन था, द वॉल्यूम occupied by the nucleus is very small as compared to the total volume of atom। उनका थर्ड कंक्लूजन क्या था कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस
मतलब न्यूक्लियस ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया था एटम के अंदर वो बहुत ही स्मॉल था, वेरी वेरी स्मॉल या निग्लिजिबल भी आप बोल सकते हो, एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। मतलब क्योंकि उन्होंने ऐसा कंक्लूजन क्यों निकाला, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द रेज पास हो रहे, बहुत सारे रेज कम रेज, बहुत कम रेज क्या हो रहे, डिफ्लेक्ट हो रहे बाय एंगल लेस देन 90 डिग्री, बाय द एंगल मोर देन 90 डिग्री, और करेक्ट, और वेरी वेरी फ्यू, मतलब कैसे 10 मिलियन में से एक रे क्या हो रहा है, 10 मिलियन में से एक रेस डिफ्लेक्ट हो रहा है बाय द एंगल ऑफ 180 डिग्री। इसका मतलब जो न्यूक्लियस है उसका साइज बहुत बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, देखो, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। अगर आपको आइडिया आना चाहिए तो एक मैं वैल्यू लिखता हूं यहाँ पे, द रेडियस of the atom is about, radius of the atom is about 10 raised to minus 10 meter, 10 meter, and that of nucleus is 10 raised to minus 15 meter। मतलब अगर हम लोग एटम का रेडियस कंपेयर करेंगे तो एटम का रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 रेज टू माइनस 10, और न्यूक्लियस का रेडियस कितना है, 10 रेज टू माइनस 15। मतलब एटम, इसका मतलब ये जिस खाली आपको इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब एटम इज 1 लाख टाइम, देखो एटम का रेडियस कितना है, 10 रेज टू माइनस 10 मीटर है, न्यूक्लियस का रेडियस कितना दिया है, 10 रेज टू माइनस 15 मीटर। इसका मतलब एटम इज 1 लाख टाइम लार्जर देन न्यूक्लियस। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे तो एटम को जो हमारा है वो 1 लाख टाइम लार्जर देन न्यूक्लियस है। ये इतना बड़ा गैप है। मतलब अगर और एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो इतना बोल सकते हैं कि अगर हमने क्रिकेट बॉल लिया, क्रिकेट बॉल, तो अगर हमारा क्रिकेट बॉल न्यूक्लियस है तो क्रिकेट बॉल के आजू बाजू का 5 किलोमीटर का एरिया, क्रिकेट बॉल के आजू बाजू का 5 किलोमीटर का एरिया, मतलब 5 किलोमीटर टू ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, 5 किलोमीटर का एरिया क्या रहेगा, हमारा एटम का साइज रहेगा इतना। मतलब इसीलिए तो जस्ट एक खाली आपको आइडिया आना है कि न्यूक्लियस बहुत ही स्मॉल होता है। ये उन्होंने ऐसा कंक्लूजन क्यों निकाला, ये कंक्लूजन उन्होंने निकाला क्योंकि जब आप 10 मिलियन रेज पास करोगे तो एक रेज डिफ्लेक्ट हो रहा था बाय द एंगल ऑफ 180 डिग्री, और इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल की जगह आप और भी अप्रोप्रिएट वर्ड लिख सकते हो, निग्लिजिबल। आप और भी वर्ड लिख सकते हो यहाँ पे, निग्लिजिबल, NEGLI, निग्लिजिबल। मतलब ये अप्रोप्रिएट, मतलब एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज बहुत 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 ही छोटा है। ये रुदरफोर्ड के क्या थे, कंक्लूजन। ओके, एक बार वापस देखो उन्होंने क्या कंक्लूड किया था कि मोस्ट एटम कंसिस्ट ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेस, मतलब एटम इज एक्सट्रीमली हॉलो। ओके, सेकेंड उनका कंक्लूजन क्या था, the positively charged alpha particles get repelled and deflected in the atom। the positive charge जो अल्फा पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं और रिपेल भी हो रहे हैं। इसका मतलब एटम के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है, एंड एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उन्होंने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस। थर्ड, उन्हें और एक पॉइंट क्या ऐड किया कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम। देखो यहाँ पे अगर आपको याद आ रहा होगा, थॉमसन ने क्या बोला था कि पॉजिटिव चार्ज एटम में सब जगह स्प्रेड हुआ है, लेकिन रुदरफोर्ड ने बोला नहीं, कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही जगह पे है, सेंटर पे, और सब जगह स्प्रेड नहीं हुआ है। तो इसलिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। एंड जस्ट टू गेट द आइडिया कि एटम का रेडियस कितना होता है, 10 रेज टू माइनस 10 मीटर, whereas द न्यूक्लियस का रेडियस कितना होगा, 10 रेज टू माइनस 15 मीटर। करेक्ट, ये उनका रेडियस। ओके, ये रुदरफोर्ड का कंक्लूजन था, मतलब देखो 3 पॉइंट हमारे हो गए,
रुदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, फिर रुदरफोर्ड ने उसका ऑब्जर्वेशन किया, फिर रुदरफोर्ड ने उनका कंक्लूजन निकाला और वो कंक्लूजन के बेसिस के बाद फिर उन्होंने अपना मॉडल सजेस्ट किया. सो ऑन द बेसिस of this conclusion, Rutherford proposed his model of atom. फिर उन्होंने बताया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा. करेक्ट, ये अभी उनका मॉडल है. सो रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम. क्या रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम था? द फर्स्ट पॉइंट हियर अगेन विल से, उन्होंने सबसे पहले क्या बोला? एन एटम कंसिस्ट ऑफ tiny positively charged nucleus at its center. सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? देखो, उन्होंने क्या बोला कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज, टाइनी मतलब बहुत ही स्मॉल, एटम के अंदर टाइनी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और वो भी कहां पे है? एट द सेंटर. ऐसा उन्होंने क्यों सोचा? बिकॉज उन्होंने देखा कि बहुत कम रेज डिफ्लेक्ट हो रहे थे बाय द एंगल ऑफ 180 डिग्री. इसका मतलब एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो सब जगह स्प्रेड नहीं हुआ है, वो चार्ज एटम के सेंटर में ही रहेगा. करेक्ट. सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ही हैज सेड? एन एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर. मतलब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, कैसा? टाइनी. और उस पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने नाम क्या दिया? न्यूक्लियस. और ये पॉजिटिव चार्ज उनको कहां पे दिखाई रखा है? सेंटर. करेक्ट, ये उनका था. सेकेंड वन, और इन दिस पॉइंट ओनली आई कैन से हियर ऑलमोस्ट, मतलब हमारा जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस कैसा रहेगा? टाइनी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. इसका मतलब न्यूक्लियस विल हैव विच चार्ज? पॉजिटिव चार्ज. हमारा न्यूक्लियस का चार्ज क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. करेक्ट. देन वन मोर पॉइंट आई कैन राइट हियर, ऑलमोस्ट entire mass of an atom and its positive charge is concentrated इन द न्यूक्लियस. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, मतलब एटम का जो हमें मास मिल रहा है, द एंटायर मास ऑफ एन एटम, एटम का जो मास रहेगा और एटम का जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो कहां पे रहेगा? न्यूक्लियस के ऊपर ही रहेगा. मतलब अगर मैंने बोला कि एटम का मास 10 ग्राम है, फॉर एग्जांपल एटम का मास 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम में 9.99 ग्राम मास किसका रहेगा? न्यूक्लियस का ही रहेगा. देखो, अगर 10 ग्राम अगर हमारे एटम का मास है तो 9.99 ग्राम मास किसका रहेगा? न्यूक्लियस का रहेगा. मतलब एटम के मास में ज्यादा मास सबसे किसका होगा? न्यूक्लियस का होगा. और जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी कहां पे रहेगा? न्यूक्लियस में रहेगा. तो ऑलमोस्ट व्हाट इज द पॉइंट हियर? बिकॉज देखो, थॉमसन ने क्या बोला था कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो सब जगह स्प्रेड हुआ है, मतलब एटम का मास भी सब जगह स्प्रेड हुआ है, तो थॉमसन ने बोला था. लेकिन रुदरफोर्ड ने बोला नहीं, कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है और एटम का जो भी मास है वो कहां पे है? एट द सेंटर, मतलब इन द न्यूक्लियस पे. द एंटायर मास ऑफ एन एटम एंड इट्स पॉजिटिव चार्ज इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस. मतलब एटम के पास जो हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, एटम का हमें जो मास मिलेगा वो किसके कारण मिलेगा? न्यूक्लियस के कारण मिलेगा. क्यों मालूम है? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और बाहर के पार्ट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का मास तो निग्लिजिबल है,
इसलिए इलेक्ट्रॉन मास के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ओके, पॉइंट समझ में आ रहा है? यस, ये रुदरफोर्ड का पॉइंट आपको समझ में आ रहा है क्या? रुदरफोर्ड का मॉडल समझ में आ रहा है? फर्स्ट पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? किसी को कोई डाउट है? ओके, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ हमारा। सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या बोला था हियर? सेकेंड पॉइंट इन द रुदरफोर्ड मॉडल, द नंबर ऑफ, और कैन, और हम लोग बोल सकते हैं एटम इज इलेक्ट्रिकली, इन्होंने भी बोला कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल है इसका मतलब एटम के अंदर जितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स रहेंगे उतने ही निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब द नंबर ऑफ negatively charged particle or number of negatively charged electrons equal to the number of positive charge on the न्यूक्लियस। मतलब एटम के अंदर जितने निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में, उतना ही पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का। इसलिए एटम कैसे बनेगा? हमारा न्यूट्रल बनेगा। ये उनका सेकेंड पॉइंट था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसका मतलब एटम के अंदर जितने निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही पॉजिटिव चार्ज हमें कहां पे मिलेगा? न्यूक्लियस के ऊपर मिलेगा। करेक्ट, उनका सेकेंड पॉइंट। थर्ड वन, द थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या प्रपोज किया था? देखो, the negatively charged, or I can say the electrons revolve around the nucleus। मतलब एटम के अंदर जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है दे रिवॉल्व, REVOL, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में चार्ज कौन सा रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। मतलब एटम के अंदर जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। रिवॉल्व मतलब ऐसा, अगर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, घूमना। द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन revolve, the electrons revolves around the nucleus, correct? And so he said that therefore he said the structure of atom resembles to our solar system। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो किसे रिजेंबल हो रहा है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मतलब कैसे? सन इज एट द सेंटर and all other planets are revolving around the sun। Sun is at the center, okay, and all other planets are revolving around the sun। तो सिमिलर यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस सेंटर में है और न्यूक्लियस के बाहर के पार्ट में क्या घूम रहे? इलेक्ट्रॉन घूम रहे। तो ये जो रुदरफोर्ड का जो मॉडल था वो रुदरफोर्ड का मॉडल किसके साथ रिजेंबल हो रहा था? इट resembles the solar system। What is solar system? In which the planets are revolving around the sun। ये उनका थर्ड पॉइंट था।
Then I can see the one more point here, that is the electrons. देखो ये भी एक बहुत बड़ा डिस्कवरी था, क्योंकि थॉमसन ने क्या बोला था कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, लेकिन वो घूम रहे थे नहीं घूम रहे थे उनके बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन रुदरफोर्ड ने पहली बार बोला कि यस, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है एंड दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यू, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह फिक्स नहीं है, दे आर रिवॉल्विंग। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे, द इलेक्ट्रॉन्स and nucleus, electron and nucleus are held together, electron and nucleus are held together by electrostatics, force of attraction। मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है जो रिवॉल्व हो रहे हैं, सेंटर में न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव रहेगा, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज के न्यूक्लियस के बीच में क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, और उस अट्रैक्शन को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कोई भी एटम में, अभी हम यहाँ पे हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे। इसका मतलब क्यों घूम रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है, और दिस अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स को क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। करेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों, क्योंकि दो अपोजिट चार्ज में जो अट्रैक्शन होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। दो अपोजिट चार्ज कैसे आ गए यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में जो अट्रैक्शन होगा उसे आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। करेक्ट। तो ये उनके मतलब जो रुदरफोर्ड के क्या थे, रुदरफोर्ड का मॉडल था। तो देखो हम एक बार वापस रिपीट करता हूँ कि व्हाट वाज द रुदरफोर्ड के मॉडल में क्या क्या पॉइंट थे। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट इज सेड कि सबसे पहले एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर, मतलब एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और इसका चार्ज पॉजिटिव। सेकेंड, एंटायर मास ऑफ एन एटम, और एटम का पूरा मास और एटम का पूरा चार्ज कहां पे है, पाया हमें देखने के लिए मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर। थर्ड, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब एटम के अंदर जितने निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस भी, मतलब प्रोटॉन्स भी। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एक जगह फिक्स नहीं है, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। एंड ही also said the structure of the atom resembles like what, the solar system. Solar मतलब as the other planets are revolving around the sun, electrons are also revolving around the sun. And last point he has said, between electrons and nucleus there is the electrostatic force of attraction. Correct. तो हमने 4 पॉइंट कवर कर दिए। सबसे पहले हमने क्या देखा था, रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, बाद में देखा था रुदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन, थर्ड देखा था रुदरफोर्ड के कंक्लूजन, और फोर्थ पॉइंट हमने देखा था रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है क्या, मुझे कुछ डाउट है या कुछ भी आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है या कुछ थोड़ा ऐसा मतलब एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बोल दो। Yes. The next heading I'm going for drawbacks of Rutherford atomic model। मतलब रुदरफोर्ड ने काफी सारा डिस्कवरी कर दिया,
सबसे उनके उनके डिस्कवरी में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे, उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर कर दिया। सेकेंड पॉइंट उन्होंने ये क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व हो रहा है, वो भी बोला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ओके, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस, मतलब उनका डिस्कवरी अच्छा ही रहा, लेकिन उसमें ड्रॉबैक थे। तो नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू सी द ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। क्या क्या ड्रॉबैक है? तो यहाँ पे सबसे पहला ड्रॉबैक है, ही फेल to explain the stability of an atom. Yes, सबसे ड्रॉबैक का क्या था पहला? He failed, मतलब वो कहाँ पे फेल हो गए? He could not explain the stability of the atom. मतलब एटम स्टेबल है, मतलब एटम स्टेबल है, लेकिन एटम क्यों स्टेबल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कैसे, मैं बताता हूँ। क्या उनका ड्रॉबैक क्या था पहला? कि एटम स्टेबल है, लेकिन एटम स्टेबल क्यों है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो ही फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। कैसे, देखो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, Maxwell theory of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब या इनके बारे में आप फिजिक्स में ज्यादा पढ़ोगे, मतलब मैक्सवेल की जो रिसर्च वगैरह जो भी है फिजिक्स में, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में जब पढ़ोगे तो इनका पता चलेगा इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। बट मैक्सवेल का एक थ्योरी है, थ्योरी किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड। और थ्योरी क्या है यहाँ पे? व्हेन, उनका थ्योरी क्या है देखो, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल revolves, it gives out radiation, and loses energy. When charge particle revolves, मतलब कोई भी, देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, हम लोग क्या बोला था कि अगर देखो यहाँ पे एट द सेंटर वी आर हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, और ये बाहर के शेल्स या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, तो अगर कोई पार्टिकल के ऊपर अगर चार्ज है और अगर वो रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या होगा? इट गिव्स आउट रेडिएशन, उससे एनर्जी बाहर निकलेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी बाहर, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विल एमिट एनर्जी बाहर। तो इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूसली रिवॉल्व हो रहा है, लेकिन रिवॉल्व होते होते वो एनर्जी भी क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है, तो उसका एनर्जी कम हो जाएगा। तो एनर्जी अगर कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते फाइनली कहाँ पे आके गिरेगा? न्यूक्लियस में आके गिरेगा, बस। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर अगर आके गिर गया तो एटम खत्म, एटम विल नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, एटम एग्जिस्ट कर रहा है। तो एटम क्यों एग्जिस्ट कर रहा है वो रुदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया। देखो क्या पॉइंट था कि मैक्सवेल का थ्योरी क्या था? अगर कोई भी पार्टिकल के ऊपर अगर चार्ज है, और हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्व करेगा तो रिवॉल्व करते समय वो क्या करेगा? रेडिएशन एमिट करेगा, मतलब उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकलेगा, तो इसका एनर्जी लॉस होगा। और कोई भी पार्टिकल का एनर्जी अगर लॉस हो रहा है, तो पार्टिकल का एनर्जी अगर लॉस होता है तो पार्टिकल घूमते घूमते कहाँ पे आएगा? फाइनली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो घूमने के बाद यहाँ पे आके गिरना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आके नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है वो रुदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये उनका था, मतलब उन्होंने बोला तो सही था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, लेकिन बाकी के साइंटिस्ट ने क्या लगा कि अगर इसके ऊपर चार्ज है तो ये क्या एमिट करेगा? एनर्जी एमिट करेगा, मतलब इट विल लूज एनर्जी लूज करेगा, करेक्ट? एनर्जी लूज करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन विल फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाके गिर रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ये रुदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और ये कंसेप्ट था मैक्सवेल का। ओके, लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो ये उनका, अगर हमें आ गया कि व्हाट इज लिमिट, आप इतना ही लिखना है, व्हाट इज लिमिटेशन
he fails to explain the stability of an atom. मतलब एटम स्टेबल क्यों है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते. ओके ओके, और ये फर्स्ट लिमिटेशन था. और सेकेंड लिमिटेशन था यहाँ पे. सेकेंड लिमिटेशन, he does not explain the distributions of electrons around the nucleus and their energies. देखो, so सब पॉइंट क्या था यहाँ पे? He does not explain the distribution of electron. मतलब उन्हें इतना क्या बोला कि ये एटम रहेगा, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ पे घूम रहे, मतलब कहाँ पे, मतलब न्यूक्लियस के आजू बाजू में कहाँ पे, उनका एग्जैक्टली पोजीशन नहीं बोला था. सो ही डज नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. मतलब न्यूक्लियस के बाहर अभी कोई बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, कोई बोलेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है और अगर कहाँ पे रहेगा तो उसका वहां पे एनर्जी कितना रहेगा. मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, उनका एनर्जी कितना है वो भी उन्होंने नहीं बोला. तो उनका सेकंड पॉइंट क्या था? he does not explain the distribution of the electron around the nucleus. मतलब न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ पे है, कहाँ से लेके कहाँ तक है वो उन्होंने नहीं बोला. और वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना रहेगा वो भी उन्होंने नहीं बोला. ये था. और एक थर्ड पॉइंट जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे वाले थ्योरीज को एक्सप्लेन करेगा, दैट he does not explain discrete lines. He does not explain discrete lines of discrete line which observed in he does not explain. उन्होंने explain नहीं किया. क्या explain नहीं किया? Discrete line observed in atomic spectrum. What is this? I'll explain what is discrete line. एक बार देखो. मतलब उन्हें क्या लगा, देखो कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा ट्यूब, आपने एक ट्यूब ले लिया और ट्यूब के अंदर क्या लिया हम लोगों ने? हाइड्रोजन गैस ले लिया, हाइड्रोजन गैस. ओके, और यहां से अगर मैंने अपना नॉर्मल लाइट, हमारा जो नॉर्मल लाइट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट. जो सनलाइट से आ रहा है या ट्यूब लाइट से आ रहा है, बल्ब से आ रहा है, वी कॉल देम एज व्हिच लाइट? व्हाइट लाइट. और मालूम है ये व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं? वीप जॉर 7 कलर्स है. ये जो हमारा नॉर्मल सनलाइट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट बोलते हैं. इस व्हाइट लाइट में कितने कलर है? 7 कलर है. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. बाद में उन्होंने क्या किया? ये लाइट को ये हाइड्रोजन गैस से पास कर दिया और यहाँ पे उन्हें क्या पता चला? उनको कुछ लाइंस मिल रहे थे. यहाँ पे एक कलर मिला, यहाँ पे एक कलर मिला, यहाँ पे एक कलर मिला, यहाँ पे अलग अलग कलर. मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या मिला? वायलेट कलर मिला, ग्रीन कलर मिला, येलो कलर मिला और रेड कलर. ऐसे अलग अलग. मतलब नॉर्मली तो हम लोग जो व्हाइट लाइट पास कर रहे हैं, ये व्हाइट लाइट में कितने कलर्स हैं? 7. तो ये लाइट अगर इसे पास करोगे तो यहाँ पे भी मुझे 7 कलर मिलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे मुझे कंटिन्यूस 7 कलर नहीं मिल रहे थे. कुछ कलर मिल रहे थे और कुछ कलर नहीं मिल रहे थे. मतलब कौन से कलर मुझे फॉर एग्जाम्पल मिले?
वायलेट कलर यहाँ पे मुझे दिखाई दिया, ग्रीन कलर दिखाई दिया, येलो कलर यहाँ पे दिखाई दिया, रेड कलर दिखाई दिया, बाकी के कलर दिखाई नहीं दे रहे थे। तो ये ऐसे अलग अलग लाइन जो मुझे मिले, इस लाइन को उन्होंने क्या बोला, डिस्क्रीट लाइन्स, और यू कैन से spectra, discrete spectra. It can be also called as what? Discrete spectra. तो ये ऐसे अलग अलग लाइंस क्यों मिल रहे हैं, ये बोर एक्सप्लेन, सॉरी, ये रुदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब अगर हम लोगों ने नॉर्मल लाइट को अगर कोई भी एटम से या गैस से अगर पास कर दिया तो हमें कुछ लाइन मिल रहे थे, सारे के सारे लाइन नहीं मिल रहे थे, सारे के सारे कलर्स नहीं मिल रहे थे। तो ये कलर ऐसे अलग अलग क्यों मिल रहे थे, मतलब कुछ कलर मिसिंग है। तो ऐसे मिसिंग कलर मतलब उन्हें क्या मिला, डिस्क्रीट लाइन मिले। ऐसे अलग अलग लाइंस क्यों मिल रहे थे, कंटिन्यूअस 7 कलर्स क्यों नहीं मिल रहे थे, ये रुदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसीलिए फिर ये रुदरफोर्ड के ड्रॉबैक थे। तो एक बार वापस देखो रुदरफोर्ड के ड्रॉबैक क्या थे। He failed to explain the stability of the atom. Atom stable क्यों है ये explain नहीं कर सके। Second, he does not explain the distribution of the electron around the nucleus and their energies. और third, he does not explain कि हमें अलग discrete lines क्यों मिल रहे हैं in atomic spectrum. Okay, मतलब रुदरफोर्ड को क्या, मतलब साइंटिस्ट को क्या लग रहा था कि ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इधर सब जगह इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली घूम रहा है तो हर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एनर्जी एमिट कर रहा है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी एमिट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मुझे कंटिन्यूस लाइन मिलनी चाहिए, क्योंकि एटम के बाहर जितना भी पार्ट है ये सारा स्पेस किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन ने। और ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इवॉल्विंग। नाउ व्हेन दे आर इवॉल्विंग दे आर एमिटिंग एनर्जी। अगर वो एनर्जी एमिट कर रहे तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कंटिन्यूअस लाइंस मिलनी चाहिए। तो कंटिन्यूअस लाइन नहीं मिल रहे, बल्कि हमें क्या मिल रहे हैं, डिस्क्रीट लाइन से अलग अलग लाइंस मिल रहे हैं। दो लाइन के बीच में गैप है, स्पेस है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये रुदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। करेक्ट, तो ये रुदरफोर्ड के ड्रॉबैक थे, और ये ड्रॉबैक के कारण ही हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे वाला मॉडल स्टडी करेंगे। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक पूरा रुदरफोर्ड के ऊपर। अभी आप पहले बोलो, आपको कोई डाउट्स डिफिकल्टी है क्या? यस, बोल दो। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी बोल दो। ओके, ठीक है। ओके, अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे,